जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को देखिए कक्षा 12 के फिजिक्स से हर एक फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग आने ही वाले हैं उन्हीं को मैंने तुम्हें बताया और सारे क्वेश्चन को तुम्हें समझाया। सब क्वेश्चन समझने के बाद एक क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, इसके बाद कुछ और जो पढ़ा दिया हूं कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी, ये दूरदर्शी को तुम्हें समझा दिया, उसमें से एक बार उसको फिर रिपीट करूंगा मैं, ध्यान देना उसको। तो ये देखते हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस के लिए मान लेते हैं कोई एक पतला लेंस है, पतला लेंस एल है, इसके सामने कोई एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु रखी है, वस्तु ओ ओ डैश रखी हुई है। इससे पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ी, पड़ने के बाद थोड़े अपने मार्ग से विचलित हुई तथा दूसरी किरण सीधा जो लेंस पर जाकर पड़ी, जहां पर मुख्य अक्ष को काटी, यही प्रथम फोकस एफ डैश का निर्माण हुआ। लेंस के पहले पड़ गई प्रथम फोकस, बाद में पड़ी द्वितीय फोकस, तो प्रथम फोकस का निर्माण हुआ। अब लेंस के दूसरे साइड एफ, यह द्वितीय फोकस का निर्माण हुआ, है ना। मुख्य अक्ष पर मैंने दर्पण में ही समझा दिया था ना कि जब लेंस पर पहली किरण पड़ती, जब मुख्य अक्ष के पर पहली किरण पड़ती है तो वही मुख्य फोकस का निर्माण होता है। अब इस साइड आ गई है, प्रथम हो गई है ना, उस साइड चली गई है, द्वितीय हो गई है। इस बात को समझ गए ना। तो अब ये प्रथम फोकस एफ डैश बना तथा ये पहली किरण जब जाकर द्वितीय फोकस के निकलकर कहीं एक बिंदु पर जाकर पड़ी तथा दूसरी किरण जो प्रथम फोकस से निकलते हुए लेंस पर पड़ी, लेंस पर पड़ने के बाद पहली किरण को किसी बिंदु पर या जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब आई आई डैश का निर्माण होगा, जो जो वस्तु ओ ओ डैश का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होगा। इतनी बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है ना? फिर से एक बार समझ लेते हैं। माना एक पतले लेंस यल के सामने कोई वस्तु ओ ओ डैश रखी हुई है, जिससे पहली किरण लेंस पर जाकर पड़ने के बाद थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हुई, जो मुख्य अक्ष पर पड़ी वहीं द्वितीय फोकस का निर्माण हुआ तथा दूसरी किरण मुख्य अक्ष को काटती हुई जहां प्रथम फोकस का निर्माण होते हुए ये लेंस पर जाकर पड़ी, लेंस पर पड़ने के बाद थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हुई, जो पहली किरण को जहां पर काटी वहीं पर प्रतिबिंब आई आई डैश का निर्माण हुआ। क्लियर है इतनी बात? है? तो ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हुआ। क्लियर है इतनी बात? अब मान लेते हैं ये ओ डैश है, प्रथम फोकस से हमारी वस्तु की बीच की दूरी ये एक्स डैश है तथा वक्रता केंद्र सी तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी एफ डैश है तथा ये थोड़ा यहां से नहीं, ये यहां से द्वितीय फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, द्वितीय फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी एक्स है। इतनी बात क्लियर है ना? इसको सब पूरी तरह समझ गए, है ना। अब यही चीज यहां लिख दिया हूं कि माना देखो थ्योरी बनाना है, अपना थ्योरी बनाओ। जैसे करना है कि माना कोई पतला लेंस जिसके सामने ओ डैश रखी हुई, जिसके सामने ओ डैश वस्तु रखी हुई है, इसकी वक्रता केंद्र सी तथा इसका प्रथम फोकस एफ डैश से जो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स डैश है और इसी किरण का द्वितीय फोकस, जिसकी द्वितीय फोकस की दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो एक्स और एफ डैश लेंस की प्रथम फोकस दूरी और एफ लेंस की द्वितीय फोकस दूरी है। तब लेंस के न्यूटन के सूत्र से एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश, है ना। तो अगर ये दोनों माध्यम समान है, जब दोनों माध्यम समान है एफ एफ डैश के, जब समान है तो एफ डैश बराबर एफ डैश दोनों एक ही हो जाएगा, तो एक ही लिख दो, एफ स्क्वायर हो गई, है ना, माइनस एफ स्क्वायर, है ना। अब इसी को हम सिद्ध करने चल रहे हैं, है ना। अब देखो तुम्हारे सामने, देखो तुम्हें सिद्ध करना है, तुम्हें अपने मंजिल पे जाना है, तो तुम वही ढूंढोगे ना जहां तुम्हारा रास्ता आसान हो। देखो हमारा यक्स यक्स ये है, एक्स डैश एक्स ये है और यहाँ एफ एफ डैश है। तो अगर इनका संबंध हम ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल ओ ओ डैश एफ ले ले,
ओ डैश एफ तथा तथा बी सी एफ डैश तथा बी सी एफ डैश सी। तो कोई दिक्कत है ना। अब यहां लिख दो, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात हाँ ओ डैश एफ डैश, ओ डैश एफ डैश भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। अब भुजाओं का अनुपात क्या है, देखो ये ओ डैश, ओ डैश बटे ये लोगे तो इसका ये भी लो, बी सी बटे बी सी इज इक्वल, अब ओ एफ डैश, ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश, सी एफ डैश इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब देखो यहां पर ये सी ए एफ त्रिभुज सी ए एफ, इसको ब्लैक दूसरे इंक से कर दें, त्रिभुज सी ए एफ समकोण त्रिभुज सी ए एफ तथा समकोण त्रिभुज आई डैश एफ। अब यहां भी वही लिख दोगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। तो यहां पर भी क्या कर लोगे, सी ए बटे आई डैश इज इक्वल, अब सी एफ बटे आई डैश एफ, है ना। अब यहां देखो, हाँ तथा ये दोनों करो, दोनों की हमें जरूरत है, तथा ओ डैश बराबर ए सी, है ना, ओ डैश बराबर ए सी, है ना, दोनों है। तो यहां पर हम दोनों कर दें तो ये देखो, ये तो आई डैश हम लिखते हैं या इसको वाला इसमें लिखें, तो सुनो, तो हम ऐसा करें, इसको समीकरण 2 बना दे, है ना, समीकरण यही 2 बना दे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, यहाँ ओ डैश है और यहाँ सी ए है ना, सी ए या ए सी या सी ए यहाँ लिखिए, यहाँ भी सी ए करें, तो इसके स्थान पर ओ डैश है और बीसी के स्थान पर आई डैश कर दें, तो ओ डैश अपान आई डैश इक्वल ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश तथा अब ये सी ए के स्थान पर ओ डैश कर दें, ओ डैश, ये समीकरण नंबर 3 डाल दो, क्योंकि बदल गई ना, 3 डाल दो, अपान आई डैश इक्वल सी एफ अपान आई डैश एफ, फोर्थ हो गई ना, समझ गए ना, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके स्थान पर ये वाला मान हम यहां रख सकते हैं, है ना, यही चीज करना था, है ना। तो समीकरण 3 से ओ डैश अपान आई डैश का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 से ओ डैश अपान आई डैश का मान समीकरण 4 में रखने पर, है ना। अब देख लो, यहां ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश इज इक्वल सी एफ अपान आई डैश एफ,
है ना। ओ एफ डैश, चूंकि देखो ओ एफ डैश क्या है, एक्स डैश, और सी एफ डैश इक्वल एफ डैश, और सी एफ डैश। अब सी एफ इक्वल एफ, सी एफ इक्वल एफ, और आई डैश एफ इक्वल एक्स, आई डैश एफ, एफ इक्वल एक्स। हम यही मान हम रख दें, यही मान यहां रख दें, ओ एफ डैश इक्वल एक्स डैश अपन सी एफ डैश इक्वल एफ डैश इक्वल सी एफ इक्वल एफ अपन इक्वल एक्स। ये मल्टीपल होगा, एक्स एक्स डैश इक्वल एफ एफ डैश। यही हमें सिद्ध करना था, है ना। कठिन नहीं है जरा सा भी, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।